नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राहुल एजुकेशन एकेडमी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी कि हम बात करेंगे वो कौन से नियम हैं, वो कौन से कानून हैं जिसके ऊपर किसी दो केमिकल रसायनों का मिलना निर्धारित होता है। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज, दो चीज मिल रही है, पर वो कैसे मिल रही है, मिलेगी तो क्या होगा, ये सब जानना भी बहुत ही जरूरी है। एक अच्छी बात केमिकल कॉम्बिनेशंस की ये है कि ये जो लॉस है, ये जो नियम है, ये जो कानून है, वो जो है हर रिएक्शन पे लागू होती है। चाहे वो केमिकल रिएक्शन जितना भी जटिल हो, चाहे वो कंपाउंड, चाहे वो एलिमेंट जितना भी रिएक्टिव हो, जितना भी जटिल हो, उनपे ये केमिकल रिएक्शन के लॉस, ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस लागू होते हैं। इसलिए हम आज एक एक करके पढ़ेंगे कि वो कौन से लॉ है, वो कौन से नियम है, वो कौन से कानून है जिनके तहत दो पदार्थ या दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलते हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट या कोई रिएक्शन होने पे एक नया रिजल्ट देते हैं। पहला लॉ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हिंदी में इसका अर्थ है जो मास है किसी चीज का, उसे ना बनाया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है। तो अगर आप कोई चीज से शुरुआत कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस से, किसी कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होती है और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, तो उस रिएक्शन में जो जो चीजें हुई, अगर उन सब चीजों का हम मिला दें तो जितने भी रिएक्टेंट है, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, उसका भार और जो प्रोडक्ट है उसका भार हमेशा सेम रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप दो हाइड्रोजन ले ले, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम लगभग, तो दो हाइड्रोजन का मास हुआ 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। सो आपके रिएक्शन साइड में हो गया 18 ग्राम। और H2O का अगर मास ले ले तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो होता है 18 ग्राम। तो यहां में हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो प्रोडक्ट साइड के मास से इक्वल है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये तो बड़ा इजी एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं एक लकड़ी के टुकड़े को जलाऊं और उसके जलने के बाद राख बनती है, तो क्या उस लकड़ी के टुकड़े का भार और उस राख का भार बराबर होगा? यानी कि अगर समझ अगर मैंने 100 ग्राम की लकड़ी जलाई तो क्या राख का भार भी 100 ग्राम होना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। राख जो है 100 ग्राम की शायद ना हो। इसका कारण क्या है? जब आपने लकड़ी को जलाया तो उसमें से धुआं उठा, जो धुआं निकला उसमें भी कुछ पार्टिकल धुआं बन के नष्ट हो गए, उसको भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा। अगर आप उस धुएं का भार भी ले पाए, अगर आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जहां पे जो भी रिएक्शन हो रही है और कोई चीज नहीं है और आप हर चीज का एक्यूरेट मास ले पाए, तो आप देखेंगे अगर आप धुएं को जोड़ लें और राख को जोड़ लें और कंबस्टिबिलिटी देखें, उसकी ज्वलनशीलता देखें, तो आप सब चीज को अगर अकाउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि लकड़ी का भार और जो राख बनी और जो मास धुआं बन के उड़ गया, वो सबको जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल होगा। ये लॉ एप्लीकेबल है हर
केमिकल रिएक्शन में मास जो है ना नया मास ना बनाया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है, वो बस अपना रूप चेंज करेगा, उसका स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा, किसी ना किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा लॉ जो केमिकल कॉम्बिनेशंस को गवर्न करता है वो होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? इसका अर्थ ये है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड ले लें और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका वेट ले लें तो वो उस कंपाउंड के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उसका प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे रिगार्डलेस उसका सोर्स क्या है। हर कंपाउंड का जो केमिकल कंपोजिशन का प्रोपोर्शन है बाय वेट, हम एग्जैक्ट वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, हम प्रोपोर्शन की रेशियो की बात कर रहे हैं। हम रिगार्डलेस ऑफ सोर्स वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूं इसको। अब वाटर बहुत ही इजी एग्जांपल है इन चीजों को समझने के लिए, इसलिए मैं बार बार वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। वाटर, अब आप वाटर को चाहे आप उसको रिवर से लाएं या फिर ओशियन से, या उसे रेन वाटर आए, एक प्योर वाटर सैंपल का वेट हमेशा 18 ग्राम रहेगा। अभी हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा क्यों वाटर का वेट 18 ग्राम है, जिसमें कि 2 ग्राम वाटर के हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन से आते हैं, वही 16 ग्राम उसके ऑक्सीजन से आते हैं। तो अगर मैं इस रेशियो निकालूं तो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:8 इन वाटर। ये हुआ मेरा प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। वाटर इन वाटर सैंपल 2 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे, तो रेशियो निकाला तो 1:8 होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए। अब मैं वाटर को चाहे ओशियन से लाऊं, चाहे रेन वाटर से लाऊं, चाहे रिवर से लाऊं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं आएगा। इसलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तीसरा लॉ जो हमें समझने की जरूरत है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या कहता है ये लॉ? पहले इंग्लिश में इसको रीड करते हैं। इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब मैं इसे हिंदी में समझाता हूं। अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जो अलग अलग रेशियो में कंबाइन अगर हो तो वो दो अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो उन दो कंपाउंड में उन दो कंपाउंड के वो एलिमेंट जिनकी मात्रा दोनों कंपाउंड में अलग है, वो दोनों एक वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और उन दो कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का अलग अलग वेट है, तो अगर हम उन दो एलिमेंट का वेट लें जिसका जो दोनों में अलग है, उनका रेशियो वोल नंबर आएगा। इसे एग्जाम्पल के जरिए बहुत ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं। आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए, अगेन वाटर। अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं यहां, तो उनका होता है 2 ग्राम ऑक्सीजन की तरफ से आएगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन की तरफ से आएगा और 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन की तरफ से आएगा।
वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O2 भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। इस केस में हाइड्रोजन से तो 2 ही ग्राम आएंगे, पर क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन डबल हो गया, यहाँ 16 था, यहाँ 32 हो गया। तो मैंने क्या कहा, वो एलिमेंट किसी 2 कंपाउंड में वो एलिमेंट्स के रेशियो जिनका वजन अलग अलग हो रहा है वो हमेशा वोल नंबर में रहेंगे। तो इन दोनों कंपाउंड को अगर हम देखें तो किसका वजन अलग अलग हो रहा है, यहाँ तो हाइड्रोजन का भी 2 ग्राम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 ही ग्राम है, तो ये तो सेम है। ऑक्सीजन का वेट अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम है। तो अगर इन 2 कंपाउंड में हम देखें तो 16 32, तो इसमें ऑक्सीजन जो है 1:2 की रेशियो में प्रेजेंट है। और ये लॉ कहता है, आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, या तो ऑक्सीजन अगर 2 कंपाउंड ले लिया और अगर उसमें हाइड्रोजन, दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन की मात्रा सेम है, तो ऑक्सीजन किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में फिक्स होंगे और वो वोल नंबर होगा 1:2 1:3 ऐसे। और अगर पॉसिबल है और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड बना है जिसमें ऑक्सीजन का वजन सेम है पर हाइड्रोजन के चेंज हो रहे हैं, तो उन दोनों कंपाउंड के अगर हाइड्रोजन के वेट का रेशियो निकालेंगे वो भी वोल नंबर होगा। और ये हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ तो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल इस्तेमाल किया, लेकिन ये हर एक कंपाउंड के लिए पॉसिबल है। अभी तक हमने 3 लॉस पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ अभी तक हमने पढ़े हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा भी ऐसे 2 लॉस है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। और ये जो 2 लॉ जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, ये उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें गैस इन्वॉल्व होती है। जो केमिकल रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होती है ये उनके लिए एप्लीकेबल है। और इनमें से पहला है, चौथा ओवरऑल चौथा, पर ये गैस के लिए पहला ये है कि गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ कहता है कि एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस कंबाइन एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये लॉ कहता है कि अगर आपका तापमान और आपका प्रेशर कांस्टेंट है, उसे आपने चेंज नहीं किया है, और आप कोई भी 2 गैस को मिलाते हैं तो मिलेंगे भी एक पर्टिकुलर रेशियो में, और जो उसके बाद जो नई गैस प्रोड्यूस होगी वो भी जो इंडिविजुअल जो रिएक्टेंट की गैसेस थी उनसे भी एक पर्टिकुलर रेशियो में ही होंगी, और वो रेशियो फिक्स होगा। तो अगर आप देखिए, अगर आप फिर से मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, आप अगर 100 ml वाटर हाइड्रोजन गैस लेते हैं, 50 ml ऑक्सीजन गैस लेते हैं और मिलाते हैं, तो वो आपको 100 ml वाटर ही देगा, वो आपको 100 ml वाटर ही देगा। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकाले तो ये रेशियो बनता है आपका 2:1:2, और इधर हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो होगा 1:1। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक रेशियो जो गैसेस इन्वॉल्व थे और जो प्रोडक्ट बना वो नेसेसरी गैस हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहले मैंने गलत कह दिया था। जो प्रोडक्ट बने, क्योंकि 2 गैस अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो वो आपको वाटर देगा, तो उसका जो वॉल्यूम है और उसका जो प्रोड्यूस होने का वॉल्यूम है वो सब एक डेफिनेट रेशियो में होंगे बाय वॉल्यूम। 5वां लॉ जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है एवोगैड्रो लॉ।
ये भी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हिंदी में इसे समझाऊं तो ये एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और अगर आप एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी संख्या हमेशा सेम होगी। यानी कि अगर आप 1 लीटर और 1 क्यूबिक 1 लीटर ऑफ गैस लेते हैं और हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, तो उसके अंदर अगर आप कितने मॉलिक्यूल्स है आप ये मेजर करेंगे तो वो हमेशा सेम आएगी। हाँ, अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस 1 लीटर के अंदर चेंज हो सकती है, और वो होगी, क्योंकि गैसेस के केसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत गहरा रोल रहता है। तो इस लॉ को और समझते हैं तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक गिवन वॉल्यूम है, तो समझ लीजिए हमारे पास किसी गैस की वॉल्यूम थी V1, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम होगी। तो यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V1 इज प्रोपोर्शनल टू N1। यानी कि ये कहता है कि अगर मैं एक कांस्टेंट ले लूं तो V1 इज इक्वल टू K N1। यानी कि वॉल्यूम जो है हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के इक्वल होगी। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस कारण से आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप एक और कंडीशन ले, एक दूसरा वॉल्यूम ले, तो जैसे दूसरा वॉल्यूम लिए तो वो होगा V2 इक्वल टू K N2। और एक कांस्टेंट के कारण हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर दो वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे आप, तो V1 N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। अगर ये K को देखा जाए तो अगर K देखें तो K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू होगी V1 बाय N1, इधर भी K की वैल्यू होगी तो V2 बाय N2। और उस कारण से इन दोनों इक्वेशन को अगर मिलाएंगे तो अपना बनता है V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी गैस की वॉल्यूम पता है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, और आपको एक और वॉल्यूम पता है, तो आप नंबर ऑफ उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप ये बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला के जरिए पता लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 5 लॉ जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।